गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि थाइमस जो ग्रंथि होती है वो मानव की श्वास नली के नीचे और हृदय के अग्रभाग पर क्या होती है, स्थित होती है। इस थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? थाइमोसिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो मानव के शरीर के अंदर टी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है उनके परिपक्वन में सहायक होती है। थाइमस ग्रंथि मानव के शरीर में उपस्थित टी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं के परिपक्वन में सहायक होती है, साथ में मानव के प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में भी क्या होती है, सहायक होती है। थाइमस ग्रंथि के बाद हमने आपसे पीनियल ग्रंथि के बारे में आपसे चर्चा की। पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी भी कहा जाता है और आपको बताया कि पीनियल ग्रंथि का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से पीनियल ग्रंथि का निर्माण होता है। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मानव का क्या है, अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग होता है और पश्च भाग में क्या होता है, थैलेमस। थैलेमस के नीचे एक खोखला व्रंत होता है, उस खोखले व्रंत पर क्या है, पीनियल ग्रंथि क्या है, स्थित होती है, पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि श्वेत रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, जिसका वजन 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। पीनियल ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण पीनियल ग्रंथि के द्वारा ही होता है। ठीक है। और आपको बता दें यह हार्मोन मनुष्य में समय से पूर्व यौवन अवस्था लाने में क्या होता है, सहायक होता है। आपको बताया कि पीनियल ग्रंथि जो होती है, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया कि पीनियल ग्रंथि यदि अधिक मात्रा में स्रावित होती है, ठीक है, तो मानव के अंदर क्या है, जो यौवनावस्था आती है वो मंद गति से आती है। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी अग्नाशय ग्रंथि, जिसे पैनक्रियाज ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय ग्रंथि बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। इसलिए अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो कहां पर पाई जाती है? आपको बताया कि अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो आमाशय के पीछे या आमाशय के नीचे, ठीक है, आमाशय के नीचे या आमाशय के पीछे की ओर स्थित होती है। और वेणी की जो यू आकार की जो संरचना होती है, ये यू आकार की जो संरचना होती है उस पर यह अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, स्थित होती है या पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि की संरचना कैसी होती है? अनियमित आकार की होती है। कैसी होती है? अनियमित आकार की होती है। इसकी लंबाई मैंने आपको बताई लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन लगभग 80 से 85 ग्राम होता है। इसका भार कितना होता है? 80 से लेकर के 85 ग्राम होता है। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, ठीक है, इस अग्नाशय ग्रंथि की अगर संरचना को देखा जाए तो इस तरीके की संरचना होती है और इसके अंदर क्या है, अनेक पालियां होती हैं। और इन पालियों के मध्य में अग्नाशय ग्रंथि की जो पालियां होती हैं उन पालियों के मध्य में क्या पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि की पालियों के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। और संयोजी ऊतकों में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। संयोजी ऊतकों में अंतःस्रावी कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं। उन समूहों को क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्वीप कोशिका कहते हैं।
मैंने आपको बताया कि अग्नाशय जो ग्रंथि होती है उसकी पालियों के बीच बीच में संयोजी ऊतकों में अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, और उन अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। इन लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं की खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने 1869 में की। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं की खोज किसने की थी? लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने 1869 में की। ठीक है, देखिए लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अल्फा कोशिका, दूसरी मैंने आपको बताया बीटा कोशिका, और तीसरी जो होती है उन्हें कहते हैं डेल्टा कोशिका के नाम से जानते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको यहां तक बताया था। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं पर आपसे हम क्या करेंगे? चर्चा करें। ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। उनकी संरचना के ऊपर आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इन कोशिकाओं से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोनों के क्या कार्य हैं, इन सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए क्लास 12 लेसन नंबर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय। देखिए आज का हमारा टॉपिक है लैंगरहैंस द्वीप सबसे पहले हम आपको इसकी संरचना दिखा रहे हैं लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं के। ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं, इनकी संरचना आप देख लीजिए एक बार। ये कोशिका है हमारे बीटा सेल्स। इन्हीं के पास में इस तरीके के मध्यम आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं अल्फा सेल्स। इन्हीं के पास में यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? इस तरीके के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहते हैं डेल्टा सेल्स। इन्हें कहते हैं नाल, और यह है अग्नाशयी एसिनाई। और यहाँ पर क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। तो ये लैंगरहैंस द्वीप की क्या होती है? कोशिकाएं होती है। यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिका मैंने दर्शाई है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका।
देखिए अल्फा कोशिकाओं की खोज, सबसे पहले बात कर रहे हैं अल्फा कोशिकाओं के बारे में। इन अल्फा कोशिकाओं की खोज 1923 के अंदर किम्बले और मर्लिन नाम के वैज्ञानिक थे। किम्बले और मर्लिन नाम का वैज्ञानिक थे। किम्बले और मर्लिन नाम के वैज्ञानिक ने अल्फा कोशिकाओं की, ये अल्फा कोशिकाएं, इन अल्फा कोशिकाओं की क्या की थी, खोज की थी। ये कोशिकाएं जो होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं। देखिए सबसे बड़ी कोशिका आपको दिखाई दे रही है बीटा कोशिका, उससे थोड़ी छोटी आपको दिखाई दे रही है कौन सी, अल्फा कोशिका, और सबसे छोटी दिखाई दे रही है डेल्टा कोशिका। इसलिए हम कह सकते हैं अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसे आकार के होते हैं, मध्यम आकार की होती है। देखिए अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो अग्नाशयी कोशिका या लैंगरहैंस द्वीप कोशिका का लगभग 25% भाग होता है। ठीक है, अल्फा कोशिका जो होती है वो लैंगरहैंस द्वीप कोशिका का कितने प्रतिशत भाग होता है, 25% भाग होता है। और इन अल्फा कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावन किया जाता है, ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। उसके बाद आप देखिए बीटा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। बीटा कोशिका आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, और ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिका के सर्वाधिक भाग का निर्माण करती है। लैंगरहैंस द्वीप कोशिका के सर्वाधिक भाग का जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। बीटा कोशिकाएं जो होते हैं वो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का लगभग 60% भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये बीटा कोशिकाएं 60% भाग का निर्माण करती हैं, और इन बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा कौन से हार्मोन का स्रावन होता है, इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। देखिए 1921 के अंदर बैंटिंग और बेस्ट नाम का दो वैज्ञानिक थे। 1921 में बैंटिंग और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था बेस्ट। बैंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इंसुलिन जो हार्मोन होता है, बैंटिंग और बेस्ट नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले प्राप्त किया। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले प्राप्त किसने किया था, बैंटिंग और बेस्ट ने किया था, 1921 के अंदर किया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था एबल, और एबल नाम के वैज्ञानिक ने इस इंसुलिन हार्मोन का सबसे पहले क्या किया था, क्रिस्टलीकरण किया था। अर्थात इंसुलिन हार्मोन के जो क्रिस्टल प्राप्त किए गए थे वो एबल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किए गए। तो इंसुलिन हार्मोन का क्रिस्टलीकरण किसके द्वारा किया गया, एबल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। अर्थात इंसुलिन हार्मोन को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, एबल नाम के वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, एबल नाम के वैज्ञानिक थे। उसके बाद 1953 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए, उन वैज्ञानिक का नाम था सेंगन। ठीक है, 1953 में सेंगन नाम के वैज्ञानिक ने इंसुलिन जो हार्मोन होता है, उस इंसुलिन हार्मोन में जो प्रोटीन की संरचना होती है, ठीक है, उसकी इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। सेंगन नामक वैज्ञानिक ने 1953 में इंसुलिन हार्मोन में जो प्रोटीन की संरचना होती है, उस प्रोटीन की संरचना की इन्होंने खोज की, और इसके लिए सेंगन नामक वैज्ञानिक को 1958 में नोबेल पुरस्कार क्या है, दिया गया, या नोबेल पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 1958 में सेंगन नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला, इन्होंने क्या काम किया,
इन्होंने इंसुलिन हार्मोन में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन की संरचना के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के अलावा उनकी क्या की थी, खोज की थी। तो प्रोटीन की संरचना की खोज की थी। इसके लिए इन्होंने 1958 में नोबेल पुरस्कार क्या है, दिया गया। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं, ये होती है डेल्टा कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, डेल्टा कोशिका होती है। ये डेल्टा कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में कैसी होती हैं, छोटी होती है। यह लैंगरहैंस द्वीप कोशिका या अग्नाशयी कोशिका का लगभग 10 से लेकर के 20% भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। 10 से लेकर के 20% भाग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का जो श्रावण किया जाता है वो डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण किसके द्वारा किया जाता है, डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए सोमेटोस्टेटिन के बाद हम आपको यहाँ पे बता दें कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या काम करता है। ये क्या है कि अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन, ये ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है वो ग्लूकागोन और इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इन दोनों हार्मोनों के निर्माण को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है वो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को रोकने का या संदमित करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, एक बार फिर हम आपको तीनों कोशिकाओं में बात कर रहे हैं। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अल्फा कोशिका जिनकी खोज किम्बरले और मर्लिन ने 1923 में की। अल्फा कोशिकाएं आकार में मध्यम होती है, न ज्यादा बड़ी होती है न ज्यादा छोटी होती है। यह अग्नाशयी भाग का 25% भाग का निर्माण करता है, या हम कह सकते हैं कि अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो लैंगरहैंस द्वीप कोशिका क्या 25% का क्या करती है, निर्माण करती है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। देखिए दूसरी कोशिका मैंने बताई थी बीटा कोशिका। बीटा कोशिकाएं आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, और ये संख्या में सर्वाधिक कितनी होती है, 60% होती है। इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। आपको बताया 1921 में बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन को क्या किया था, प्राप्त किया था। और एबल नामक वैज्ञानिक ने इस इंसुलिन हार्मोन का सबसे पहले क्या किया था, क्रिस्टलीकरण किया, अर्थात इस इंसुलिन हार्मोन को क्रिस्टलों के रूप में प्राप्त किया। 1953 में सेंगन नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन हार्मोन में उपस्थित प्रोटीन की संरचना की खोज की, जिसके लिए सेंगन नामक वैज्ञानिक को 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कोशिकाएं डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं, ठीक है, और यह संख्या में 10 से लेकर के 20% होती है। इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण होता है। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को क्या करता है, रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये दोनों हार्मोनों के निर्माण की क्रिया को रोकने का या संदमित करने का क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा हार्मोन करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। आपको यहाँ पे पता लग गया है कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन, देखिए इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो इन तीनों हार्मोनों के हम क्या है बारे में अध्ययन करेंगे और इन हार्मोनों के क्या कार्य हैं। इसलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने हार्मोन व उनके कार्य। ठीक है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि से मुख्य रूप में 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा मुख्य रूप से कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं? 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला होता है ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है। दूसरा हार्मोन है जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। और तीसरा प्रकार का हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये 3 प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं ग्लूकागोन हार्मोन। अभी आपको बताया कि ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है इसका स्रावण अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? अल्फा कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है? ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है कि ग्लाइकोजन जो होता है उस ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजन को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। यानी कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है। जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा किस में बढ़ गई है? अब रक्त में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? रक्त में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थात ये ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या हो गया कि ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का क्या करता है? कार्य करता है। ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जंतुओं में ग्लाइकोजन जो होता है उसका संचय होता है, यकृत में होता है। ठीक है। और ये क्या है? ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज रक्त में जाता है जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये मेन कार्य हो गया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा होता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। साथ में कौन से अम्ल होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं। फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स को भी क्या करते हैं? ग्लूकागोन हार्मोन फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड, फैटी वसीय अम्ल और जो एमिनो अम्ल होते हैं, इन वसीय अम्लों को और एमिनो अम्लों को क्या करते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। किस में कर देते हैं? ग्लूकोज का क्या करते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात यहाँ पे ग्लूकोज का जो संश्लेषण होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया कहलाती है। अर्थात वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों को ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या है? ग्लूकोज का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। ग्लूकोज के संश्लेषण को प्रेरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकागोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ग्लूकागोन हार्मोन को एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह हार्मोन
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और यह हार्मोन क्या करता है, वसीयम और एमिनो अम्लों को ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं। देखिए ग्लूकागोन हार्मोन के बाद बात कर रहे हैं इंसुलिन हार्मोन। देखिए इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण होता है वो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, बीटा सेल्स के द्वारा होता है। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में किसकी मात्रा बढ़ गई है, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाने का जो कार्य किया जाता है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यही इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो यकृत में, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संश्लेषित करने का क्या करता है, कार्य करता है। या हम यूं भी बोल सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो यकृत में क्या काम करता है कि जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। तो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए जो प्रेरित किया जाता है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही क्या है, किया जाता है। देखिए इंसुलिन हार्मोन के क्या क्या कार्य है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मानव में आधारीय उपापचयी दर को बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। आधारीय उपापचयी दर को क्या करता है, बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। यानी कि बीएमआर को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। बीएमआर का पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट। आधारीय उपापचयी दर को बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, आरएनए से प्रोटीन और वसा के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। इंसुलिन हार्मोन ही क्या करता है, आरएनए से प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, आरएनए से प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है और वसा के संश्लेषण को भी क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तीसरा काम मैं बता दूं, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो मानव की जो पेशियां होती हैं, मसल्स होता है, उनमें ग्लाइकोजन के संश्लेषण को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो मानव की पेशियों में ग्लाइकोजन को बढ़ाने या ग्लाइकोजन के संश्लेषण को बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये रक्त में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा को क्या करता है, रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने में कौन सहायक होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा मैंने बताया है कि यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए जो प्रेरित किया जाता है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तीसरा मैंने बताया कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो आधारीय उपापचयी दर को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। चौथा मैंने बताया है कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो आरएनए से प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, वसा के संश्लेषण में सहायक होता है, साथ में मानव के शरीर में जो पेशियां होती है उन पेशियों में ग्लाइकोजन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। ये बात तो गई हमारी इंसुलिन हार्मोन के बाद। अब हम बात करते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है वो डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है।
ठीक है। और आपको बताया कि यह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को रोकने का या संदमित करने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को रोकने का जो कार्य किया जाता है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का एक दूसरा कार्य यह है कि ये पचा हुआ जो भोजन होता है उस पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसके एसिमिलेशन की जो ड्यूरेशन होती है, स्वांगीकरण की जो अवधि होती है, उसको बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वो सोमेटोस्टेटिन के द्वारा किया जाता है। तो आपको मैंने बता दिया सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। यह ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन के निर्माण की क्रिया को रोकने का कार्य करता है। और तीसरा कार्य मैंने बता दिया कि ये पचे हुए भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को क्या कर देता है, बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्यों का। देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो बात करेंगे, आप ध्यान से सुनना, कि भाई अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों का यदि अल्प श्रावण हो तो मानव के शरीर में कौन से रोग होते हैं, और अतिश्रावण हो तो उनके शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। इन पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, थैंक वेरी मच।